ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गोरक्ष जालंधर पटाश अडभंग मच्छिंद्राद्या सोलंगिरेवाण संज्ञा भूम्या पवन नवनाथ सिद्धा। आज हम सभी पत्रकार मित्रों से भाइयों से भेंट करने आए हैं झांसी को। विषय संतों के ऊपर और धर्म के ऊपर भारत में हो रहे आघातों के विषय में। हम पूरे भारत भर में घूम रहे हैं। अभी हम कोटा से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। अब उत्तर प्रदेश आज वीरांगना भूमि माता झांसी की रानी की जो पावन नगरी है, पराक्रम की नगरी है, धर्म रक्षा की और स्वतंत्रता सेना का यलगार करने वाली माता की नगरी है। इस झांसी की नगरी से हम लोग धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा, ये एक ही विषय पे पत्रकार वार्ता करने के लिए पूरे भारत भर में घूम रहे हैं और आज झांसी में है। विषय संतों के ऊपर हो रहे आघात, धर्म की हानि और राष्ट्र को नष्ट करने के प्रयास। जो भारत को बल से न मिटा पाए वो छल से मिटाना चाहते हैं। भारत को जो बल से नहीं मिटा पाए वो छल से मिटाना चाहते हैं। 150 वर्षों तक अंग्रेज इस भारत को मिटा नहीं पाए, 800 वर्षों तक मुगल इस भारत को मिटा नहीं पाए, मगर आज कुछ विदेशी शक्तियां भारत की योगिक शक्तियों को बदनाम करके, भारत की आध्यात्मिक शक्तियों को बदनाम करके, क्योंकि भारत रण में नहीं हारा तो अब छल में हारेगा, ऐसी कूटनीति का नियोजन किया गया है। उसी कूटनीति के तहत संत श्रेष्ठ युग पुरुष, जो भारत के आध्यात्मिक शिखर पुरुष है, वो संत श्रेष्ठ आशाराम जी बापू के ऊपर बड़े घिनौने आरोप लगाकर बापू जी का चरित्र हनन करने का बड़ा कूटनीतिक षड्यंत्र हुआ भारत में। ये बापू जी का व्यक्तिगत मसला है क्या? तो हमारा अभ्यास ऐसा कहता है कि भारत में संतों को संकट में लाकर भारत की आध्यात्मिक धरोहर को कलंकित करना और भारत का आध्यात्मिक गरिमा और अस्मिता को निस्तेज करना, ये भयंकर भीषण षड्यंत्र है। इसे हम बापू का व्यक्तिगत मसला समझे तो हमने ही अपने कुल के साथ द्रोह किया, हमने ही अपने कुल को बदनाम होते हुए देखा खुली आंखों से। ऐसा कलंक भविष्य में भारत के हर घर पर लगेगा। भारत को मानने वाले सभी भारतीय ये समझ ले कि भारत का नमक खाकर भी भारत के टुकड़े सो करने वाले गद्दार इस भारत में है, और वो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसी बातें करने वाले सीना तान कर उजले माथे से भारत में घूमते हैं। भारत के हित में, भारतीयों के हित में लाया गया सीए और एनआरसी को विरोध करने वाली दुष्ट शक्तियां भी भारत में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का गलत प्रयोग कर हमें भ्रमिष्ट करते हैं, हमें नीति मूल्यों से, हमारा नीति मूल्यों का हनन करते हैं। तो इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के जयेंद्र सरस्वती जी को भरी दिवाली में घसीटा हुआ लेकर जाके खून के आरोप में, हत्या के आरोप में फंसाया गया था और बाद में साबित हुआ वो पूर्णतः निर्दोष थे। कम्युनिस्ट पक्ष की वृंदा करात ने बाबा रामदेव जी के ऊपर दवाइयों में मानवीय हड्डियां, पशु की हड्डियां, पशुओं के अंग मिलाने का आरोप लगा दिया और बाद में वो निर्दोष साबित हुए। तमिलनाडु के युवा संत है नित्यानंद जी, उनकी सीडी प्रसारित की गई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक लैब में भेजी गई सीडी फेक निकली। उसी टीवी चैनलों को और सभी को क्षमा मांगनी पड़ी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितनी बार इनकी बदनामी का वीडियो चलाया गया उतनी बार ही गलती का वीडियो चलाया। मगर उसके वो जो हवाएं बदली गई, हवाओं का रुख बदलने का प्रयास किया गया, भारत को कलंकित करने का प्रयास किया गया और पालगढ़ में साधुओं की हत्या होने के बाद भी चुप्पी साधे बैठे सभी लोग जो मानवता की बातें करते हैं। नक्सलवादियों के हाथों से जब सेना के, पुलिस के कर्मचारी मारे जाते हैं तो कोई मानवतावादी सामने नहीं आता। वैसे ही संतों के ऊपर आघात होने के बाद कोई बुद्धिजीवी सब मजे ले रहे थे और सारे सो कॉल्ड स्वयं घोषित बुद्धिजीवी भारत का बुद्धिभेद करने में लगे हुए थे। विदेशी शक्तियों द्वारा पुरस्कृत किए गए कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी विचारधाराएं जो भारत को निरंतर छल और कपट के चलते भारत को बदनाम करने में लगी होती, और इसी के चलते संत श्रेष्ठ जी आसाराम जी बापू जैसे भारत के युग पुरुष को, भारत को योग विद्या से पुनः जागरूक करने वाले, भारत को आयुर्वेद से पुनः जागरूक करने वाले,
अपनी अस्मिता से, गरिमा से अपने अंतरात्मा में झांकने के लिए लगभग 15 करोड़ के आसपास लोगों को प्रोत्साहित करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन सिखाने वाले, ब्रह्मचर्य के लाभ दिखाने वाले, देने वाले, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव देने वाले महान संत को अगर चरित्रात्मक आघात होता है तो भारत का पूर्णतः आध्यात्मिक चरित्र कलंकित होता है। साधारण व्यक्ति के ऊपर लगे हुए बलात्कारों की बात नहीं की जाती, मगर ऐसे महानायक को चरित्रात्मक आघात करने के बाद पूरा भारत दुनिया भर में शर्मिंदा होता है। पूरे भारत को बदनाम करने का एकमात्र साधन है भारत के संतों को बदनाम करना, क्योंकि भारत अंग्रेजों के अत्याचारों के बाद भी, मुगलों के आक्रांताओं के बाद भी भारत ही बचा। 57 देश मुसलमान बन गए, 150 देश जिन्होंने ईसाई बनाए, वो पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, मुगल, अरब, तुर्क, ये सभी भारत पे आक्रांता घुसे, भारत की अनन्वित हानि की, अनेक धर्मस्थल तोड़े गए, अनेक खजाने लूटे गए, माता बहनों की आबरू लूटी गई। उसके बाद भी भारत को धर्मांतरित नहीं किया गया। फिर इसकी नींव की असली वजह ये भारत के जो निशस्त्र दिखने वाले मगर अध्यात्म से परिपूर्ण संत है, इस संत परंपरा के कारण ही छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, महाराणा प्रताप जैसे और हमारे सभी गुरु गोविंद सिंह साहब जैसे महानायक अपने ही कुल के ऊपर, अपने ही परिवार के ऊपर, अपनी ही सभ्यता और संस्कृति के ऊपर लांछन लगाकर हम संभ्रम में चले गए कि ये साधु मने भोंदू साधु। कोई मौलवी भोंदू नहीं होता है, कोई ईसाई भोंदू नहीं होता है, मगर भारत में सारे साधु भोंदू होते हैं, सारे साधु नकली होते हैं। सारे देवस्थानों में ही जो कुछ होता है वो गलत तरीके का व्यवहार होता है। तीर्थ क्षेत्रों में, संन्यास आश्रमों में और साधु संतों के आश्रमों में ही जो कुछ होता है वो स्मगलिंग होता है, बाकी तो सब बड़े महानायक हैं। आपने देखा होगा कि मौलाना साद आज अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहा है, जो कोविड मरकज का आयोजन करके कोविड-19 को फैलाने में जिनका बड़ा योगदान है। आसाराम बापू जी को एक दिन की पैरोल नहीं दी जा रही। केस में देखा जाए तो तर्क विसंगत है, कोई तर्क के आधार पर कोई सजा नहीं दी गई। केवल जो बवंडर मचा और प्रेशर निर्माण किया गया भारत में कि अगर इनको आप खत्म नहीं करते, इनको आप कारावास में नहीं भेजते, तो न्यायपालिका की धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की विवेक निरपेक्षता संकट में आ जाएगी। और एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में महापुरुष है, मैं आसाराम बापू से ना मिला हूं, ना मैंने उनसे बात किया, ना मैंने उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा है, मगर मैं 2013 से जब से केस बना तब से बातें देख रहा हूं, अभ्यास कर रहा हूं, और मैंने ठान लिया कि भारत के संतों को, मैंने ये श्रृंखला देखी है। मैंने जो पहले श्रृंखला बताई, नित्यानंद, जयेंद्र सरस्वती जो आदि शंकराचार्य काचिकामकोटि पीठ के शंकराचार्य रहे, उनको घसीटता हुआ लेके गए और बाद में साबित हुआ वो निर्दोष है। मैंने देखा कि किसी मौलवी को, किसी ईसाई मिशनरी को, जो केरला का रेप केस है उसमें बिशप खुद फंसा हुआ है, उनकी नंस ने कहा है कि हमें बिना बलात्कार के नंस ही नहीं होते, हमारा रोज शारीरिक शोषण होता है, और उसके बाद भी वो उजले माथे से घूम रहे। मगर आसाराम बापू जैसे कि कोई देश ही बर्बाद हो जाएगा अगर वो छूटे तो। देश बर्बाद नहीं होगा, देश को बर्बाद करने वाले बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय कुल के लोग भारत के ऊपर अटल हो जाएंगे, अपनी भारतीयता को जानेंगे, समझेंगे आध्यात्मिक तरीके से। और इसी कारण बापू को ऐसे केस में फंसाया गया कि लक्ष्मणानंद सरस्वती की ओडिशा में हत्या कर दी गई, जयेंद्र सरस्वती के ऊपर हत्या का आरोप लगाकर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो परिणाम किससे होगा? परिणाम होगा चरित्रात्मक आघात से। तो चरित्रात्मक आघात करने से हमारे में सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है भारतीयों में। भारतीय खुद कुछ भी करे, मगर हमारे गुरु के स्तर पर हम देखते हैं चरित्रवान पुरुष को देखते हैं, योगी पुरुष को देखते हैं। इन योगियों को बदनाम करना भारत को खत्म करने का सरल और आसान तरीका है। मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयां बंद हो गई लेने के लिए, शुगर के पेशेंट कम हो गए, बीपी के पेशेंट कम हो गए, हार्ट के पेशेंट कम हो गए। मेरी जानकारी में बाबा रामदेव जैसे महान पुरुष के काम को मैं नतमस्तक हूं, मगर उनसे भी पहले अगर किसी ने भारत में आयुर्वेद का गहराई से प्रचार किया होगा, अन्न शास्त्र का गहराई से प्रचार किया होगा, दीनमान आचरण ब्रह्मचर्य का गहराई से प्रचार और प्रसार किया होगा, और जिनके कारण अनेकों भारतीय आज भी निरोगी है, योगी है, संसारिक होकर भी योग विरक्त है, ऐसे महापुरुष है आसाराम जी बापू।
और इन्हीं आसाराम जी बापू को आप अगर केस का अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई ऐसी विसंगत कड़ियां हैं जो एक दूसरे से मेला भी नहीं करती है। उस लड़की का स्टेटमेंट जो मोबाइल में रिकॉर्ड करना था वो 2-2.5 घंटे का रिकॉर्डिंग डिलेट है और केवल 10-15 मिनट का ही कोर्ट में दिखाया गया है। बाद में आसाराम बापू जी के समर्थन में लड़ने वाले कुछ हितैषी लोग कोर्ट में जाने के बाद कहते हैं कि पूर्णतः ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट अभी वो रिकॉर्डिंग मांग रहा है जो स्टेटमेंट के समय 2.5 घंटे का रिकॉर्डिंग है, जो पुलिस सिपाही ने 2.5 घंटे का स्टेटमेंट दिया कि मैंने जो रिकॉर्डिंग किया वो 2.5 घंटे का है। उसके बाद में भी केवल 10-15 मिनट का एडिट करके उस स्टेटमेंट को दिखाया गया। पास्को का कानून कहता है कि जिसके ऊपर पीड़ित है उसका पूर्ण रिकॉर्डिंग पहले से लेकर अंतिम तक होना अत्यावश्यक था, मगर वो हुआ नहीं। उसको एडिट किया गया, 10-15 मिनट की जो उनके फेवर में थी उतनी बात सिखाई पढ़ाई बातें दोहराई गई और वही रिकॉर्डिंग कोर्ट में लाया। लड़की उत्तर प्रदेश की है, घटना जोधपुर की है, मगर एफआईआर दिल्ली में दर्ज होती है। अगर वो लड़की अपने घर के पास में एफआईआर दर्ज करवा सकती थी या जोधपुर में, मगर ये फैब्रिकेटेड केस है, इसमें कोई क्यूरीज ना रहे, कोई दोष ना रहे, इसके लिए मास्टर स्ट्रोक को बिठाया गया और उनके लिए सुरक्षित क्षेत्र उस समय दिल्ली था। और मैंने देखा, मैंने अभ्यास किया, हमें भी मोहसिन से हत्या के मामले में पुणे में फंसाया गया था। 5 वर्ष हम अंदर रहे और उसके बाद हमने देखा कि कितना झूठ होता है। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। अभी बीच में आप सभी पत्रकार हैं, विद्वान हैं, आपने ये देखा होगा कि सीबीआई के डायरेक्टर रहे हुए राजीव गांधी हत्याकांड के आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो सीबीआई के डायरेक्टर थे उस समय के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दर्ज करवाया है और उन्होंने कहा है कि मैं मरने से पहले मेरे पाप का बोझ हल्का करना चाहता हूं, क्योंकि जो बैटरी वाला फंसा है, जिसने बैटरी सप्लाई की बम विस्फोट के लिए, वो बैटरी वाला जो फंसा है वो वास्तव में आरोपी नहीं है, वो एक साधारण सा दुकानदार था। उससे एलटीटी ने बैटरी खरीदी थी, परचेस की थी बाइक दिखाकर, और उसको बाइक दिखाकर परचेस की थी, मगर मुझे बड़ा गोदरेशन, बड़ा प्रेशर था ऊपर से राजनीतिक, कि मुझे कहा गया था एक भी आदमी छूटे नहीं, सबको फंसाना है, सबको फांसी तक पहुंचाना है। और उसके चलते मैंने उस निर्दोष को, मुझे उसी समय पता था कि वो निर्दोष है, उसका कोई एलटीटी से लेना देना नहीं, वो हाथ के ऊपर की मेहनत की रोज की रोटी खाने वाला बैटरी सेलर था। उस बैटरी सेलर को भी मैंने इसमें फंसाया, क्योंकि मुझको आज्ञा ऐसी थी कि इसको भी फंसाना है। और आज मैं रिटायर होकर काफी वर्ष हो गए और मृत्यु के समीप आ चुका हूं। आज मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मुझे प्रायश्चित तो इससे ही मिलेगा कि अगर वो बैटरी वाला निर्दोष मुक्त हो जाए, उसे फांसी ना दी जाए। अगर उसको फांसी दी जाती है तो भारत की आध्यात्मिक हत्या होगी। ऐसे सीबीआई के गत डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है, अगर सीबीआई का डायरेक्टर कहता है कि मुझे प्रेशराइज करके निर्दोषों को, सभी को फंसाने के आदेश थे, तो बापू के क्षेत्र में भी, बापू के विषय में भी यही हुआ है कि जो भारत के विरोधी आध्यात्मिक शक्तियां है, जो सीए विरोधी आंदोलन चलाती है, जो सारे एनआरसी विरोधी आंदोलन चलाती है, ऐसी कई भारतीय सभ्यता को छेद देने के लिए भारतीय मुखौटे डाले हुए और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर भारत से छल करने वाली कई शक्तियां जो भारत को मिटाना चाहती है, जो विदेशी एजेंडे को अपनाना चाहती है, ऐसी कई शक्तियां जो भारत को नागालैंड, मिजोरम जैसे धर्मांतरित करना चाहती है, जो अफजल गुरु को फांसी न हो, याकूब मेमन को फांसी न हो, इसके लिए 3 बजे सुप्रीम कोर्ट जलवाती है, ऐसी कई शक्तियां बापू को मिटाने में लगी हुई। अब बापू को ही क्यों? तो आपने अभ्यास किया होगा, मैंने पहले कहा 14-15 करोड़ के ऊपर साधकों का निर्माण जिसने किया, जीव से शिव करने के लिए, नर से नारायण करने के लिए अपना पूरा जीवन काल जिसने विरक्त अवस्था में बिताया, आसक्ति सारी छोड़कर पूर्ण विरक्त होकर भारत को विरक्त करने का जिन्होंने प्रयास किया, और विरक्ति में ही क्षमता और सामर्थ्य है। आप सब अभ्यासु लोग हैं। आसक्ति बीमारियों का कारण है, आसक्ति षड ऋतुओं का कारण है, आसक्ति हत्याओं का, क्लेश का, दुख का, स्वार्थ का, मोह का कारण है। उस आसक्ति से परे होकर, विरक्त होकर जीवन जीना ही जीवन का असली मूल्य है, अर्थ है। हमने कई विसंगतियां, जो टेक्निकल विसंगतियां हैं, हम पत्रकार बंधुओं को, ये आपके लिए हमने जो सेट बनाए हैं, जो लड़की के 3-3 बर्थ सर्टिफिकेट हमने निकाले,
LIC बीमा पॉलिसी के ऊपर अलग बर्थ डेट, स्कूल के दाखिले के ऊपर अलग बर्थ डेट और कॉर्पोरेशन में अलग बर्थ डेट। तो ये जन्म तिथियां विसंगत है। इससे ये पता चलता है कि वो अंडर 18 है दिखाने के लिए झूठा आयु दिखाई गई, क्योंकि पॉस को लगने के बाद पॉस को कानून ऐसा कहता है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती, वो लड़की जो बोले वो एक तरफा लिख लिया जाता है। तो इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो, वो पूर्ण आयु की लड़की होती तो उसकी उलट चिकित्सा हो सकती थी। बड़े बड़े वकील उसको उलट प्रश्न पूछ सकते थे, मगर वो प्रश्न पूछने की श्रृंखला को तोड़ना है तो पॉस्को के तहत गुनाह दाखिल करना है। तो किसी को पूछने का, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। जन्म दाखिले 3-3 मिलते हैं। कई कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग जो काट छाट दी जाती है, 2.5 घंटे का उसका रिकॉर्डिंग था, जो पुलिस के सामने वो स्टेटमेंट दे रही थी। पहले सिरे से आखिरी सिरे तक रिकॉर्डिंग करना बंधनकारक है पॉस्को में, मगर वो 10-15 मिनट के ही क्लिप दिए गए। वो बाकी का कॉल डिटेल्स, जो रात्रि के कॉल डिटेल्स है, वो दिए नहीं गए। कॉल डिटेल्स छुपाए गए हैं। वो लड़की किससे बात कर रही थी, उसके फोन कौन यूज कर रहा था, उसके ऊपर से मैसेज क्या सेंड किए गए थे, ये सब छुपाया गया है। इसके लिए जो विसंगतियों की बातें हैं, वो टेक्निकल मुद्दे आप पत्रकार बंधु सभी, क्योंकि हम पत्रकारों से इस आत्मीयता से मिल रहे हैं, क्योंकि पत्रकार किसी भी पत्रिका के पत्रकार हो, किसी भी न्यूज चैनल के हो, मगर उनके कुल और मूल भारतीय है। और हमारी अंदर की भारतीयता को जागृत रख के भारत को नष्ट करने वाली शक्तियों को हम गलती से भी सहायक न बने। ज्ञात और अज्ञात तरीके से, ज्ञात और अज्ञात तरीके से हमें प्रलोभन देकर या बुद्धि भेद कर हमें अपने विचारों से परावृत्त कर दूसरों के विचार आज तक हम पर थोपे गए हैं। अंग्रेजों के समय भी अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग इस देश में रहे हैं। विदेशी सारे आक्रांताओं के समय विदेशियों के तलवे चाटकर अपनी चापलूसी करके अपनी जमींदारी बचाने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए। तो आज का भारत अस्मिता से, विवेक से, बुद्धि से जागृत हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि भारतीय कुल के और मूल के भारतीय पत्रकार अपने भारत की गरिमा को संभालने के लिए हमें सहायक बने। हम जैसे आरोपियों के, आरोप लगाने वाले फिरियादियों के बातें हमने जन जन तक पहुंचाई, वैसे ही सत्य पहुंचाने के लिए जो हमारा प्रयास चल रहा है, उसमें आपका माध्यम हमें श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि भारत का आईना, भारत के जन जन में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों, तहसीलों में, जिलों में बैठे हुए पत्रकार है। हमने देखा कि नक्सलवादी लोग जब पुलिस को मारते हैं तो पुलिस के विरोध में, नक्सलवादियों के फेवर में इंग्लिश पेपरों में बड़े बड़े आर्टिकल लिखने वाले पोंगल पंडितों को हमने देखा, जो विदेशी शक्तियों से पुरस्कृत है, जो भारत में सशस्त्र हत्यारा कम्युनिज्म लाना चाहते हैं। और फिर भी वो पुलिस के लिए कोई मानवतावाद नहीं लगता, मगर 2 नक्सलवादी क्या मर गए, सबकी मां बेवा हो गई, ऐसे रोने वाले लोग भी भारत में। तो बापू जैसे महापुरुष को फंसाना, ये भारत को फंसाना है, भारत को मिटाना है। क्योंकि भारत की आध्यात्मिक शक्ति अगर विदेशों में बदनाम होती है, तो भारत के, आपने देखा होगा कि विदेशी, आज यूरोपियन, अमेरिकन लोग सबसे ज्यादा योगासन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आयुर्वेद की ओर रुझान है सबका। एलोपैथी से लोग हट रहे हैं, एलोपैथी से लोग भाग रहे हैं, और प्राणायाम, यम नियम कर आसन कर आहार पद्धति सुधार कर लोग भारतीय सभ्यता को प्रस्तुत कर रहे हैं। कुंभ मेले में आपने अभी उत्तर प्रदेश में जो भारी प्रचंड कुंभ मेला हुआ, उस कुंभ मेले में देखा कि एवरेजली विदेशी लोग ज्यादा उपस्थित थे। वो कहते हैं कि यहां आने से हमें आत्मानंद मिलता है। बड़े बड़े यूरोपियन, अमेरिकन कंपनीज के मालिक भारतीय अध्यात्म की ओर उनका रुझान बढ़ रहा है। तो इसी आकर्षण को मिटाने के लिए एक विकृत और दुष्ट खेल खेला गया भारत में, कि भारत के संतों को चरित्रात्मक बदनाम करो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का आपने देखा होगा कि अमेरिका के चुनाव के पहले प्रचार तंत्र में डोनाल्ड ट्रंप माता बहनों के विरोध में ऐसी घिनौनी टिप्पणियां करते थे और लोग वहां सामने के हंसते थे। मैं किसी भी औरत का प्रतिशोध लेना है, रिवेंज लेना है, तो मैं बेड में लेता हूं, बिस्तर में लेता हूं। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। इसका कारण अमेरिकन संस्कृति में व्यक्तिगत चरित्र को कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। मगर भारत एकमात्र देश ऐसा है कि यहां का शराबी भी चरित्र की बातें करता है।
चरित्र को मानता है। अगर उसको किसी को फॉलो करना है तो चरित्रात्मक योग गुरु को वो फॉलो करता है। तो ऐसी दिव्य और भव्य परंपरा को कलंकित किए बगैर भारत को मारना असंभव था। और भारत में सबसे ज्यादा शिखर पुरुष माने गए अध्यात्म के आज के वर्तमान स्थिति के वो संत श्रेष्ठ परम पूज्य जी आशाराम जी बापू। और आशाराम बापू को अगर बदनाम किया जाता है तो उन्होंने तो कोई लड़ने झगड़ने वाली सेना की नहीं, माला जपने वाले, आत्मा से परमात्मा की ओर झांकने वाले साधक निर्माण किए हैं। उनका उपद्रव मूल्य देखा जाए तो शून्य है, न्यूसेंस वैल्यू शून्य है। मगर अगर धर्म के प्रति उनका योगदान देखा जाए तो सबसे ज्यादा योगदान उनका ही है। उपद्रव मूल्य आपने देखा होगा कि बापू के किसी साधक ने कोई उपद्रव मूल्य नहीं मचाया, ना पुलिस के ऊपर हाथ डाले। हमने कोविड-19 में इसी उत्तर प्रदेश में देखा कि कोविड-19 के ऊपर पुलिस जब अपने जी जान से लगी थी जनता की रक्षा करने में तो पुलिस के ऊपर हमले हो रहे थे। मगर यहाँ के गोरक्षनाथ पीठ के महानायक योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी योग्य भूमिका निभाते हुए पुलिस को सारे अधिकार दिए और बाद में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा संचालन बन गया कोविड-19 को सिक्योर करने। उसी तरह बापू ने भारत के नागरिकों को, भारत की गरिमा अस्मिता को और भारत के हर व्यक्ति को, हर परिवार को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी, आचार संहिता दी। जीवन, समाज में जीवन बिताने के लिए उपद्रव मूल्य शून्य करना अत्यावश्यक है। भले यह कलयुग है मगर आज भी हमारे पास सती, त्रेता और द्वापर युग के महापुरुष जीवंत है। हम मुनि संदीपनी की बात करते हैं, योग वशिष्ठ की बात करते हैं और जीवंत महात्माओं को मार देते हैं। जो राजस्थान राणा प्रताप के कर्तृत्व से जाना जाता था, धर्म रक्षा के लिए राजस्थान की बड़ा उज्जवल इतिहास है, उसी राजस्थान की पवित्र भूमि के ऊपर छल किया गया और धर्म की रक्षा करने वाले दूसरे महानायक को कारावास में डाला गया। और जन जन तक ये बात पहुंचे। आप पत्रकार मित्र जो हमारे हैं, सभी मित्र, सभी भाई बंधु, आपकी और हमारी कोख एक ही है, भारत माता की कोख है। हम एक ही कुल से है, एक ही मूल से है। हमारी जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत, पंथ, पत्रिकाएं अलग अलग हो सकती है मगर हमारी सभ्यता और संस्कृति एक ही है। हम भगवान राम कृष्ण के उपासक है, भगवान बुद्ध के, महावीर जैन के, गुरु नानक देव जी के उपासक है। हम सभी साधकों को, सभी भारतीयों को, पत्रकारों को, विशेषता पत्रकार इसीलिए चुने गए हमने कहा कि साधारण जिले तक बात पहुंचनी चाहिए। जनमत को जो दूषित किया गया है, जनमत को जो ठेस पहुंचाई गई है, भारत के साधुओं को बदनाम करके आपने केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं किया, राष्ट्रीय नुकसान किया। जिन शक्तियों ने बापू को बदनाम किया उन्होंने हमारा भारत का भविष्य बिगाड़ने का प्रयास किया है। भारत को भोगीवादी दिखाना है क्योंकि भारत ये योगियों का देश है, भारत ये विरक्त महात्माओं का देश है। भारत में जो अंग्रेज अफसर भी रहे उन्होंने अपनी अपनी बायोग्राफी लिखी है तो उसमें भी उन्होंने जंगल, खेत, कूचे में बसे हुए विद्वानों के बारे, योगियों के बारे में लिखा है। ऐसे भारत को बदनाम करना है तो वर्तमान स्थिति के शिखर पुरुष को बदनाम करना होगा। और आसाराम बापू ये व्यक्ति नहीं है, आसाराम बापू ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला, भारत का छत्र छाया भारत की बनाए रखने वाला आध्यात्मिक महापुरुष है। और इनकी रक्षा के लिए भारत भर से हम पत्रकार परिषद कर रहे हैं। आज हम झांसी पहुंचे हैं, कल हम लखनऊ पहुंचेंगे, परसों आगरा पहुंचेंगे। ऐसे हर जिले में, प्रमुख मुख्य महानगरों में अपनी भूमिका रखते हुए आप पत्रकार बंधुओं से विनती है कि आप इस सत्य को हम जो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं इसको भी आपकी पत्रिका में, आपके लेख में, आपके सोशल मीडिया में आप इसको भी प्रस्तुत करें, जिससे भारत भर के जनमानस में सकारात्मक विचार की दृष्टि बढ़ाई जाए। अगर आपको किसी को कुछ पूछना है जैसा ये ऐसा नहीं कि कुछ ये अभियान शुरू करने में थोड़ा समय लगा। हाँ, कोई भी अभियान सिरे से शुरू करने में थोड़ा जो आप तक पहुंचने में जो समय लगा है वही समय लगा है। मगर 9 साल से 8 महीने, 8 साल 4 महीने हो गए। कई आपने देखा होगा कि जेल के बाहर जोधपुर के साधक बैठे हुए रहते थे, फूल डालते थे, पानियों से रास्ते धोते थे। तो मैंने इसमें सबसे ज्यादा मातृशक्ति का योगदान देखा। इन मातृशक्तियों ने, मैंने देखा कि अगर बापू चरित्रहीन होते थे तो आज भी लाखों माताएं बहनें आज भी बापू की साधना में लगी है। अश्रु से, मालाओं से, संकल्प से, प्रचार प्रसार से आप तक पहुंचाने तक कई बहनों ने मुझे साथ दी। तो भारत समय आपके तक पहुंचने में लगा है मगर कोई भी कार्य अचानक आघात होने के बाद वो बटवा देना, फोल्डर लिए, फोल्डर
चला हो गया नहीं चलेगा सवाल के पूछे आपके सामने नहीं आ पाएंगे थोड़ी हमारा को पूछ लीजिए ना साइड पे फ्रेंड में बैठ करना नहीं बैठ जाओ कहां पे हो मैं साइड में फ्रेंड में लगा नहीं वो साइड में आप बैठ के तो पूछ सकते हैं ना हां बैठ के पूछ लीजिए मैं थोड़ा हाइट ले लो 10 मिनट 1 मिनट लाइव भैया भैया हाइट सबसे पहले सवाल है बाबूजी को किसने पूछा? बापूजी को जो भारत पालना चाहते हैं, भारत को भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसी भारत विरोधी शक्तियों ने फंसा है। इसका व्यक्तिगत नाम नहीं लिया जा सकता, वो विचारधाराएं होती हैं। विधायक जी जो बातें आप यहाँ पब्लिक में रख रहे हैं, ये बात आप कोर्ट में भी रख रहे होंगे जी, कोर्ट में रखना है। कोर्ट आपकी बात सुन नहीं रही है, आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हम संतोष करेंगे या बाद में नहीं होगा वो अलग बात है। संतोष तो खुद न्यायपालिका ने हमारी और 4 ऑप्शन रखे हैं, जेएमएफसी, सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसका कारण ये है कि सत्य जानने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। सत्य मौन होता है, सुप्त होता है, उसको प्रकट करने के लिए बड़ा कष्ट लेना पड़ता है। बाकी तो ऊंची ऊंची बातें तो तत्काल फैल जाती है, मगर सत्य का संशोधन करना पड़ता है, खोजी पत्रकारिता करनी पड़ती है। आप जैसे पत्रकारों के बीच में जाकर ढांढस बटाकर बैठना पड़ता है, प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। तो कोर्ट के ऊपर तो हमारा विश्वास है, मगर कोर्ट की भी दिशा भूल की जाती है। जो मैंने बैटरी वाला उदाहरण बताया, तमिलनाडु के बैटरी सेलर को फांसी तक पहुंचाया गया और बाद में उसी आईओ ने अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जोड़ा है कि मैं पश्चाताप लेकर मरना नहीं चाहता, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, बैटरी वाला निर्दोष है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टर ये कहता है, सीबीआई का डायरेक्टर ये कहता है, अपनी गलती को सुधारता है, मगर जो वर्ष उसके कारावास में गए तिहाड़ जेल में, आज वो बुजुर्ग हो चुका है, उसकी कमी, उसकी हानि को कौन भरेगा? जो सरस्वती जी का आपने उदाहरण दिया कि पुलिस उनको खींच ले रही, बैटरी वाला आपने उदाहरण दिया, 2 उदाहरण आपने दिए, तो ऐसा तो लोगों के साथ डेली होता है, बहुत सारे लोगों के साथ लोग ऐसे फंसते ही हैं। मगर वो व्यक्तिगत है कि आप जो अभियान चला रहे हैं आपको फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल लाभ मिलेगा। आप जैसे पत्रकार भारत तक बात पहुंचाएंगे। हमने अपनी बात रखने का जो प्रयास किया है, आप निपक्षपाती, पक्षपात न करने वाले पत्रकारों के सामने अपनी बात रखकर हम भारत तक पहुंचाना चाहते हैं। इसका एक विचार, सकारात्मक विचारों का एक वातावरण निर्माण करना चाहते हैं। जो बवंडर मचाया गया साधुओं के विरोध में, संतों के विरोध में, वो बवंडर को छेद देकर भारत की शक्तियों को जगाने के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत के जन जागरण होगा। 2014 से आप इस विचारधारा की बात कर रहे हैं, सरकार केंद्र में है, क्या लगता है केंद्र सरकार ने भी आपकी नहीं सुनी? नहीं, केंद्र सरकार का तो ये मसला ही नहीं। केंद्र सरकार नहीं, आप बुलाया बिना बुलाए किसी को जो वहाँ पे सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया। नहीं, आप पे कहना चाहूंगा क्या? यहाँ पे सिलेक्टेड लोगों को बुलाया। आप पे कहना चाहूंगा क्या मैं? यहाँ सिलेक्टेड लोगों को नहीं, क्या आप पे कहना चाहूंगा? यहाँ सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को। आज आप है क्या? यस, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कहेंगे मैं चला जाऊंगा, वो कहेंगे मैं चला जाऊंगा। नहीं बोलने बुलाया नहीं गया है। अच्छा, इनको नहीं बुलाया, इनको बताओ। हाँ तो मैं चला जाऊँ, आप बोलो। आप रुक जाओ, सर जाइए प्लीज प्लीज। एकदम नहीं जाऊंगा, एकदम नहीं जाऊंगा मैं। जी ठीक है, हम बात पूरी करते हैं। बैठो बात ये आप पूछिए। यहाँ सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था। इससे क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल क्या कोई लिखा भी है, कोई गोपनीय चीज हो रही क्या? उसमें लिखा है, नहीं, कोई गोपनीय चीज उसमें लिखा है सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया। नहीं, कह नहीं जाऊंगा, आप कुछ बुलाओ। बैठिए, चलिए बैठिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो बोलेंगे ना। उनसे बड़ा यहाँ कौन है? उनसे बड़ा है इस सलाहकार में कौन है? बताओ ना, उनसे आप पूछिए। क्या आपसे इम्पोर्टेंट है बोलिए क्या? नहीं, बोलिए आप, बैठिए बैठिए आप ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजर बनाए, वो आपका तय कर रहे हैं कि आप किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे। हमने सिलेक्टेड लोगों को बुलाया, हम आपको नहीं बुलाया। अरे उसमें ये लिखा है, वो तय करेंगे, उसमें लिखा है कि सीटें वो तय करेंगे, कोई और तय नहीं करेगा। कोई बात हम ही नहीं, क्या करेंगे, हम आप तय नहीं करेंगे। हम करेंगे। अरे आप जी, कोई बात क्या हो रहा है? बोलने दीजिए। आपको बुलाया नहीं है, ऐसा तय नहीं होगा। आपको नहीं बुलाया। जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। वो नहीं करा, कोई गोपनीय गोपनीय होता तो पत्रकार परिषद नहीं देती। गोपनीय वाली क्या बात है? प्रेस में छपेगा तो खुलकर आएंगे। लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम में राजनीति किस बात का होता है? आप कहाँ पे आए हो क्या? कोई नहीं लिखा वाली कॉन्फ्रेंस नहीं कंटिन्यू रखिए। नहीं, मैंने कोई गलत काम किया? कौन बोल रहा है?
हमने यहाँ क्या वगैरह आके बहुत गलत काम करते हैं। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो तय करेंगे, वो अभी कह देंगे चला जाऊंगा ना, इनको बुलाया गया, आप वो अभी कह देंगे मैं चला जाऊंगा। कॉन्फ्रेंस क्यों बिगाड़ रहे हैं? इतने सारे लोग किसी कहने से क्या होता है? Who are you? क्या हो रहा है? नो वन मैं सॉरी बोल रही हूँ। ओ नारायण प्रसाद शुक्ला जी ओ दादा आपको बैठने के लिए बोल दिया, आप अभी चुप हो जाइए अरे प्लीज। शुक्ला जी बैठिए आप। आपको अभी बैठने के लिए बोल दिया, आप अभी चुप हो जाइए प्लीज आप चाहिए प्लीज। हमें। चलो शुरू करें। बोलिए। थोड़ा जगह दीजिए ना। बस पूछिए। अब पूछ रहे हैं तो गोली वोली मार दो तो कोई कह सकते हैं क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कह रहा है कि सवाल है तो सर, सवाल। सर, सर, प्लीज, प्लीज। आप कंटिन्यू कोर्ट में अब थोड़ा लाल है, ऐसा शूटिंग करना, ऐसा शूटिंग कर कौन है तो लाल वाले हाँ चलो कर लो, आप लोग क्या कर लो। पर्सन होने को अच्छा काम शांत रहिए, कोई बात नहीं सर। आप हमारी बात मान लो, 2 मिनट भाई शांत हो जाते नंबर क्या है? 9415 बताइए 94150 150 60119। यार उनको सोचना कि अपना प्रोग्राम खराब कर रहे हैं। क्या नाम से सेव हुई? विकास शर्मा, दूरदर्शन, डीडी न्यूज। मैंने तो बता दिया आप उसकी करके आपके अरे भाई थोड़ा सा बलात्कार की औलाद जन्मती है, उन्हें पूरा संसार आप पे बलात्कार के केस आप किस प्रेस से हो? हाँ तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना है बिगाड़ने आए? कोई तो कर रहा है सवाल। आपको बैठने के लिए बोल दिया, नहीं बैठने के लिए बोल दिया ना उनको, तो फिर क्यों पूछ रहे हो वापस? आपको एक बार बैठने के लिए बोल दिया तो क्यों आप बिगाड़ रहे हैं? सारी चीजें आपके वीडियो में है। नहीं आपको बैठने के लिए बोल दिया ना। सुनाओ क्या कह रहे हैं? आपने क्या कहा? बलात्कार। अरे उन्होंने मेरे से कहा, आपने सुना नहीं? ऐसा बोलिए। यहाँ पे 9/12 टाइम्स के जो पत्रकार थे, उन्होंने पत्रकार परिषद पूरी तरह से बिगाड़ दी गई है और उनकी वजह से पत्रकार परिषद आज पूरी तरह से बिगड़ गई है। 9 भारत के पत्रकार। धन्यवाद। चलिए।